Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this video, we are going to study chemical kinetics. There is a short explanation which we will complete it in only 4 videos. ठीक है, 4 videos में complete करेंगे, छोटे-छोटे explanations होंगे. So इस part में हम we will study what is chemical kinetics, what is the rate expression of chemical kinetics, in which factor the rate of reaction depends, and order and molecularity. Let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या चीज स्टडी करते हैं? इन केमिकल काइनेटिक्स वी स्टडी अबाउट स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस रेट से हो रही है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. ओके, केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन, उसकी काइनेटिक्स. काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? स्पीड होती है. जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मो मीन्स हीट के बारे में स्टडी करते थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन की जो जितनी भी एंथैल्पी, एंट्रोपी, हमने जितनी भी सारी हीट्स पढ़ी थी, गिब्स एनर्जी, वो सब होती है. केमिकल काइनेटिक्स में हम उनके रेट के बारे में बात करते हैं कि वो फास्ट हो रही है रिएक्शन या स्लो हो रही है. तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं. तो अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है, निकाल सकते हैं हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और या तो आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में चेंज देख लो, या फिर आप देख लो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में चेंज देख लो विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए. आपने बीकर को आपने क्लोज करा हुआ है, ठीक है, या फिर ओपन भी ले लो. तो आपने देखा, चलो ओपन कर देते हैं बीकर को. ठीक है, आपने इसमें देखा कि आपने इसमें 2 कप ऑफ वाटर ऐड करे थे. कितने कप्स ऑफ वाटर ऐड किए थे? 2 कप्स ऑफ वाटर करते हैं और इसे हीट करते हैं. तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कितनी थी? नॉर्मल वे में देख रहे हैं हम 2 कप थी. ठीक है, अब क्या हो गया? अब आपने हीट कर दिया नीचे और गैस तेज कर दिया. आपने देखा 5 मिनट्स बाद आके, तो अब उसमें कितना वाटर रह गया है? अब उसमें 1 कप ऑफ वाटर रह गया. तो यहाँ पे आप बोलोगे, अच्छा ठीक है, एक तो ये हो गया, टेम्परेचर नहीं दिया मैंने आपको इसमें. ठीक है, एक और हो गया कि यहाँ पे मैंने रखा है सेम 2 कप्स ऑफ वाटर. ठीक है, टेम्परेचर मैंने अभी भी नहीं दिया. और अब जो आपने 5 मिनट्स आने के बाद देखा, तो यहाँ पे कितने कप ऑफ वाटर बचा है? 1/2 कप वाटर बचा है. तो अगर मैं पूछूंगी कि किसमें जो है बॉइलिंग या हीटिंग, प्रोडक्ट किसमें ज़्यादा जल्दी बन रहा है, तो आप बोलोगे इसमें जल्दी बन रहा है, क्योंकि 5 मिनट्स बाद में इसमें ज़्यादा पानी, इसमें कम वाटर बचा हुआ है. तो हमने क्या देखा यहाँ पे, 5 मिनट के अंदर कितना अमाउंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया? 1 कप प्रोडक्ट में चेंज हो गया, क्योंकि पहले 2 था, अब 1 है. 2 - 1 कप चेंज हो गया. और यहाँ पे पहले 2 था, अब 1.5 बचा है, तो कितना चेंज हुआ है? सिर्फ 5.5 कप चेंज हुआ है. दैट मीन्स यहाँ पे रेट फास्ट चल रहा है, क्योंकि टाइम मैंने सेम लिया था, दोनों में 5 मिनट का टाइम था. बट ये जो ए वाला था, इसमें जो है रिएक्शन ज्यादा तेज चल रही है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट है. ठीक है, इस वजह से ये जो है जल्दी से इसने प्रोडक्ट बना दिया. तो हमने क्या देखा? हमने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को चेक करा विद रेस्पेक्ट टू टाइम. हमने टाइम के रेस्पेक्ट में देखा, तो हमने देखा कितना चेंज आ रहा है. उस चेंज के हिसाब से हमने बताया कि जो ए वाला कप था उसकी रिएक्शन उसमें फास्ट हो रही है, और जो बी वाला उसमें रिएक्शन स्लो हो रही है. ऐसे हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी बता सकते हैं. ठीक है, तो हम अगर किसी विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बताएं, विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बताएं, ठीक है, सो उसे हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. इससे हमें पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. अब लेट्स से, तो यहाँ पे अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, अगर हमने रेट निकाला रेट ऑफ रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट कितनी स्पीड से क्या हो रहा है? रिएक्टेंट तो डिसअपियर होगा ना. पहले क्या था? कोई भी एक रिएक्टेंट था जो क्या दे रहा था? प्रोडक्ट दे रहा था. जब टाइम इज इक्वल टू 0 था, लेट्स से इसकी कंसेंट्रेशन 10 थी, प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं होगा, प्रोडक्ट तो 0 ही होगा अभी. ठीक है, उसके बाद हमने देखा एट टाइम इज इक्वल टू सम लेट्स से 5 मिनट्स हमने बाद में देखा, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन रह गई 3. ठीक है, और यहाँ पे या फिर हम ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने बन गए? 8 बन गए. ठीक है, तो हमने देखा जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो क्या हो रही है? वो हो रही है डिसअपियर हो रही है. डिसअपियर मतलब कम हो रही है, क्योंकि कम होगी तभी तो प्रोडक्ट में चेंज होंगे. तो अगर हम
जो रेट है रिएक्शन का वो रिएक्टेंट को देख के निकाले, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्टेंट, जो कि क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन दी, चेंज मतलब डी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है कंसेंट्रेशन, चेंज इन दी कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी तो चेंज हो रहा है 0 to 5। तो देखो ये क्या होता है, यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन क्यों लगाते हैं अभी बताऊंगी मैं आपको। वैसे ये भी इसे, ये इसको हम रेट ऑफ रिएक्टेंट की जगह रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी बोल सकते हैं, किसी का डिसअपियर होने का रेट क्या है, ठीक है। अब ये नेगेटिव क्यों लगाए, देखो चेंज क्या होता है, चेंज होता है फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो रिएक्टेंट की फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन, ऐसी टाइम की फाइनल कंसेंट्रेशन टाइम की इनिशियल कंसेंट्रेशन। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू दिस निकालती हूँ तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना गिवन है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट गिवन है 10, इनिशियली तो नहीं, फाइनल हमारे पास 2 गिवन है, इनिशियली 10 गिवन है, अपॉन फाइनल टाइम 5 है, इनिशियल 0 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जाएगा -8/5। अब एक चीज देखो, क्या आपने रेट कभी नेगेटिव में देखा है, कभी आप बोलोगे कि वो -2 की स्पीड से जा रहा था, नहीं, जो स्पीड होती है, जो रेट होता है, कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव लगा देते कि जब यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आए तो ये जो बाहर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बना दे, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन जस्ट इसलिए आया क्योंकि हमारे पास जो लास्ट में आंसर आता है दैट इज नेगेटिव साइन, तो रेट कभी नेगेटिव नहीं होता, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम नेगेटिव लगा दें। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो डिसअपियर हो रहा है, दैट्स व्हाई यूज नेगेटिव साइन, ओके। अगर हमें रेट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट निकालेंगे तो रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट विल बी डी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन dt। इसमें हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या होती है, अपीयर होती है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस भी हो सकता है। तो इस तरह से हम रेट निकालते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब क्या होता है, हमारे पास एक आता है रेट लॉ, रेट लॉ, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ डिपेंड्स करता है अपॉन दी चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। उन्होंने बोल दिया कि अब बार बार हम किससे निकाले, तो हम एक रेट लॉ बन गया कि जो हम रेट निकालेंगे वो विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के लिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पे रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग टू रेट लॉ वी कैन से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन, या फिर वी कैन से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, लिख दो कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ओके। ये सिर्फ शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक तरह से आप रिवाइज कर सको, ओके। तो जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम रेट एक्सप्रेशन बनाएं, इसका रेट लॉ का एक रेट एक्सप्रेशन आता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है दैट रेट इज स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के लिए, चेंज नहीं बोला है, सिर्फ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं दैट इज के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट। ये होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन कि कैसे हम उसको एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पे के क्या होता है, के इज रेट कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि जो के होता है, जो हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है, के इज इंडिपेंडेंट टू दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर लो, ये उसके इंडिपेंडेंट होगा, बट के चेंज हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन, या फिर मैं बोलूँ इट चेंजेस, डिपेंड्स मत लिखो यहाँ पे आप, चेंज इन नॉट, ये लिख सकते हैं के डज नॉट चेंज, के डज नॉट चेंज with the change in the concentration of the reactant। अगर आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में चेंज करोगे तो के पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इफ यू चेंज द टेम्परेचर, अगर आप इफ यू चेंज, हम लिख सकते हैं इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर में चेंज करोगे
तो के की वैल्यू में भी चेंज हो जाएगा। आप देखो इस एक्सप्रेशन को समझते हैं, ठीक है। एक बात सुनो, जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा अमाउंट में कोलिजन होगा, और जितना ज़्यादा अमाउंट में कोलिजन होगा उतना ज़्यादा जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो फास्ट होता है। अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हेडिंग्स देखो। सबसे पहले जो हमारे पास मेन थी वो था हमारे पास रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ इज डायरेक्ट, ओके, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, की कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैसी है उस पर डिपेंड करेगा रेट। ओके, एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने क्या लगा लिया, के लगा लिया, जिसको क्या बोला हमने, रेट कांस्टेंट बोला है, ठीक है। एंड के डज नॉट डिपेंड, और वी कैन से के डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना भी चेंज कर लो के चेंज नहीं होगा, बट इफ यू चेंज द टेम्परेचर के विल डेफिनेटली चेंज। अब हम देखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो सबसे पहला फैक्टर अगर हम लेते हैं तो हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन। नंबर वन फैक्टर इज कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट होता है, देखो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी हमारे पास रिएक्टेंट की उतना ज्यादा कोलिजन होगा। कोलिजन मीन्स वो दो मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे, जितना ज्यादा वो टकराएंगे, जितना ज्यादा वो कोलाइड करेंगे, दे प्रोड्यूस मोर एंड मोर एनर्जी। कोलिजन जितना ज्यादा होगा उतना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करके वो ज्यादा से ज्यादा उनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनाएंगे। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कंसेंट्रेशन बढ़ाने से कोलिजन बढ़ता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड फैक्टर हम ले लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर का क्या रोल है, अगर इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अगेन कोलिजन इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने में उनमें एनर्जी आएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, फिर से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड फैक्टर इज सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, अब वो उनके पास एरिया ज्यादा है तो कोलिजन कम होगा, कोलिजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड द लास्ट फैक्टर इज कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट की तो डेफिनेशन पता ही है कि कैटलिस्ट का रोल ही रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करना होता है, तो कैटलिस्ट डालने से क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो दीज आर द फैक्टर इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। ओके, नाउ इन दिस वी हैव अनदर टू टर्म्स, दैट इज ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्युलैरिटी and order. Okay, molecularity is a, we can say, the theoretical term, but order is elementary. Okay, sorry, order is experimental. ओके, आप देखो मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, मॉलिक्युलैरिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। ओके, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल इज मॉलिक्युलैरिटी, बट ज़रूरी नहीं है कि जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए, एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में 10 बच्चे हैं, तो दिख तो आपको रहा है सब पढ़ते हुए, बट ज़रूरी नहीं वो 10 के 10 स्टडी कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे होंगे, ठीक है। देख के तो नहीं पता चल रहा है, पढ़ सब रहे हैं, सुन सब रहे हैं बातों को, पर क्या पता वो उनकी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर नंबर आएंगे तो नंबर उन बच्चों के आएंगे जिन्होंने असल में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, पढ़ सब रहे हैं, बस जिन्होंने सही से पढ़ा है वो अच्छे नंबर लेके आएंगे। सेम काम यहाँ पे है, कोलिजन सब कर रहे हैं, पर जिसका कोलिजन अफेक्टिव होगा दैट विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। द टर्म इज अफेक्टिव कोलिजन विल फॉर्म द प्रोडक्ट। ओके, अब होता क्या, जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना दी हूँ जो आपका आगे एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ग्राफ आता है, तो अगर मैंने यहाँ पे एनर्जी को डिनोट किया है, ओके, एंड यहाँ पे मैं ले लेती हूँ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर लेट्स से यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये एनर्जी, कुछ मॉलिक्यूल कोलिजन करके इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ इतनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ इतनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमने बोला है कि जो एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी, आप आगे इसको डिटेल में पढ़ोगे, एक्टिवेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल्स टू गिव द प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल ने इतनी एनर्जी एक्वायर कर ली,
क्या करके, कोलिजन करके, मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, एनर्जी जैसी उनमें एनर्जी आएगी वो हायर लेवल में चले जाएंगे। तो जो भी इतनी एनर्जी तक पहुंच गया देन दैट विल पार्टिसिपेट टू फॉर्म द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, लेट्स से मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिया, वो कोलिजन कर रहे हैं, बट 8 ही मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी लेवल तक पहुंच सके, तो ये 8 ही मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मॉलिकुलैरिटी होती है जस्ट कोलिजन, बट ऑर्डर होता है इफेक्टिव कोलिजन दैट विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मॉलिकुलैरिटी क्या होगा और ऑर्डर क्या होगा, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम बात करें मॉलिकुलैरिटी की, तो मॉलिकुलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मॉलिकुलैरिटी कैन नेवर बी जीरो, ऐसा होगा ही नहीं कि कोलिजन ना हो। प्रोडक्ट बन रहा है और बिना कोलिजन के प्रोडक्ट बन जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो मॉलिकुलैरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। बट ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी जीरो। अब इस ऑर्डर कैन बी जीरो का मतलब क्या है, देखो, अगर मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ, मैंने कोई इक्वेशन लिखी ए प्लस बी, यहाँ पे ए है 2 और मैंने यहाँ पे बना दिया प्रोडक्ट, तो ये जो टर्म्स हैं, और एक कंडीशन में बदल बोल रही है, ये जो टर्म्स हैं ये मॉलिकुलैरिटी होती है। तो मॉलिकुलैरिटी क्या होता है, सम ऑफ द स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। तो मॉलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी, मॉलिकुलैरिटी विल बी 2 + 1 दैट विल बी 3। मॉलिकुलैरिटी कितनी हो गई, 3। ठीक है, ये जीरो क्यों नहीं हो सकती, अब आप ये थोड़ा लिखोगे जीरो ए, मतलब ए के तुमने मोल्स ही नहीं लिया, तो फिर प्रोडक्ट किस बात का बन रहा है। तो मॉलिकुलैरिटी कैन नेवर बी जीरो। वन मोर थिंग, मॉलिकुलैरिटी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। आप ऐसे नहीं बोलोगे आधा ही मॉलिक्यूल को लाइट कराए, कोलिजन होगा तो पूरे मॉलिक्यूल का होगा। तो मॉलिकुलैरिटी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं हम ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर्स। कौन सी पावर्स, अब देखना आप, जब हम रेट लिख रहे थे, तो रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन, यहाँ पे की ए की कंसेंट्रेशन और बी की कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब इनमें कुछ पावर्स होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, या तो गिवन होगी, आपको निकाल नहीं पाओगे आप, एक्स और वाई। तो अगर मैं इन एक्स और वाई का सम करूंगी दैट विल बी ऑर्डर, एक्स प्लस वाई वो क्या होगा, हमारे पास ऑर्डर होगा। ठीक है, जो भी इनकी पावर का सम होता है दैट इज ऑर्डर। अब ये जीरो कैसे हो सकता है, अगर मैंने लिखा रेट इज प्रपोर्शनल टू ए टू द पावर जीरो, दैट मीन्स ऑर्डर क्या है, जीरो। अब ऐसा पॉसिबल है, देखो पॉसिबल है। मैंने एक रिएक्शन लिखी, हैबर्स प्रोसेस होता है ये, N2 + H2 विल गिव NH3। यहाँ पे डलता है कैटलिस्ट, लेट्स से निकल डाल दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं डालूंगी ना, सालों लग जाएंगे इस रिएक्शन को, चाहे आप कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते रहो, पर जैसे ही मैंने कैटलिस्ट डाला रिएक्शन तुरंत हो गई। इसका मतलब रेट जो है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, कंसेंट्रेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं, रिएक्शन का रेट तब भी इतना ज्यादा स्लो है, तो हम मान के चलेंगे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। पर जैसे ही हमने कैटलिस्ट ऐड करा है रिएक्शन एकदम हो गई। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि जब हम कोई भी रिएक्शन ऐसे करा रहे हैं जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है, दैट विल ऑलवेज बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि वो क्या करेंगी, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो रेट है इनकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कंसेंट्रेशन कम है इसलिए रेट कम है, ये जो है कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल बट मॉलिकुलैरिटी कैन नॉट नेवर बी इन फ्रैक्शन। अब हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो ऑर्डर तो एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, आप निकाल ही नहीं पाओगे, तो ये आपको गिवन होगी। ठीक है, ये जो आपको एक्सप्रेशन होगा वो गिवन होगा। बट देखो हमारे पास ना दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ रिएक्शन, नंबर वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड नंबर टू इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, जो वन स्टेप में हो जाए वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनना। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो होती है मोर देन वन स्टेप। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लो, हमें कोई रिएक्शन करनी थी, ए प्लस बी ने प्रोडक्ट बनाया, अगर ये एक स्टेप में बन गया ठीक है। अगर ये इस तरह से चल रहा है कि ए ने पहले सी से रिएक्शन करा दैट इट गिव बी, फिर बी ने आके डी से रिएक्शन करा तब हमें पी मिला। ठीक है, तो ये क्या है, मोर देन टू स्टेप्स में हो रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब क्या होता है देखो,
तो देखो होता क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन में हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी बोथ आर इक्वल। मॉलिकुलैरिटी तो आप देख के बता सकते हो, ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी दोनों इक्वल होती है। लेट्स से मैंने एक इक्वेशन लिखी 2a प्लस बी विल गिव द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसकी मॉलिकुलैरिटी क्या है, द मॉलिकुलैरिटी ऑफ दिस विल बी 2 + 1 दैट मीन्स 3। सो ऑर्डर इज ऑल्सो 3, तो ऑर्डर भी क्या होगा 3 होगा अगर हमारे पास सिंपल रिएक्शन होगी, वन स्टेप में रिएक्शन होगी। अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूंगी तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ए, जो भी यहाँ पे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में आ जाएगा बी, तो ऑर्डर क्या हो गया 3। तो आपको याद रखते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी दोनों सेम होती है। व्हाट विल, जो भी मॉलिकुलैरिटी होगी दैट विल बी ऑर्डर ऑल्सो, ठीक है। तो अब आप एक चीज सोचना कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है क्या उसमें जीरो ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा? क्या एलिमेंट्री रिएक्शन में जीरो ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा? तो अगर आप देखोगे तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जीरो ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर आपने ऑर्डर को जीरो कर दिया तो मॉलिकुलैरिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अभी हमने पढ़ा दैट मॉलिकुलैरिटी कैन नेवर बी जीरो। मॉलिकुलैरिटी क्या होती है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। मॉलिकुलैरिटी कैन नेवर बी जीरो, ओके। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में कौन सा ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जीरो ऑर्डर नहीं होता है, क्योंकि अगर जीरो ऑर्डर हो जाएगा तो मॉलिकुलैरिटी भी जीरो हो जाएगी और मॉलिकुलैरिटी कैन नेवर बी जीरो। बट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज नॉट इक्वल्स टू मॉलिकुलैरिटी, तो इसमें तो आपको गिवन होगी क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो आप करोगे नहीं, तो यहाँ पे आपको गिवन होगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो ये से छोटा सा हमारे पास एक तरह से इंट्रो ले लो इसका। कल हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर कितने तरह के थे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उनके फॉर्मूले पढ़ेंगे, ओके। और मतलब ये ऐसे सॉलिड स्टेट को हमें सिर्फ 4 वीडियोस में से कंप्लीट करना है, ठीक है, शॉर्ट में पढ़ेंगे बस, ओके। तो इफ यू लाइक दिस प्लीज कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।